हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1। ठीक है, तो हमने इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ की थी, फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस डाले थे। और ये सीरीज जो टेस्ट सीरीज़ में चला रही हूँ, ये देखिए DSSB, ठीक है, और KVS दोनों के लिए है, हिंदी इंग्लिश की। ठीक है, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, DSSB में सेम है और KVS में भी सेम है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो DSSB के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और KVS के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश को आप एक तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की हिंदी इंग्लिश आती है। ठीक है, कोई इसमें खास कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, और दोनों में ही 20-20 मार्क्स की है। ठीक है, KVS में भी आपका 10 नंबर का पहले सेक्शन आता है, 10 आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आता है, तो टोटल आपकी 20 मार्क्स की हो गई, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ऐसे ही DSSB में जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें 20-20 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश आता है, तो टोटल यानी कि लैंग्वेज का पार्ट आपका 40 नंबर्स का आता है, 40 मार्क्स का आता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, ये ग्रामर है बेसिकली, हिंदी ग्रामर की हम कह सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है हिंदी और इंग्लिश की रहेगी, सेम रहेगी दोनों के लिए ही, DSSB के लिए भी और KVS के लिए भी। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि DSSB की अलग से वीडियो बनाओ या फिर ऐसे। देखो, ऐसे नहीं होता। जब आप किसी कॉमन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि सिलेबस में कॉमन चीज क्या है। ठीक है, और DSSB और KVS, ये जो DSSB हो गया, KVS होगा, दोनों ही PRT के लिए बोल रही हूँ मैं ये। ठीक है, जो इन दोनों का PRT का एग्जाम होता है दिल्ली में, अगर दिल्ली गवर्नमेंट में आप PRT बनना चाहते हैं, KVS में आप PRT बनना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश का जो सेक्शन है उसकी तैयारी आपको सेम तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो मैंने कर ली कि DSSB KVS में दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात मुझे करनी थी आपसे कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की थी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की थी। जिसको भी टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो KVS, DSSB और CTET प्रिपरेशन विद दिव्या, ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, प्रिपरेशन विद दिव्या लिखकर पीछे इसके। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा और ज्ञान IQ का जो लोगो है वही आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्प्ले क्लिक पर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। वहां पे सबसे पहले मैंने लिंक डाला था टेलीग्राम चैनल का, मैं एक बार फिर डाल दूंगी। अगर आप वहां पर पोस्ट करते हैं कि आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक फेसबुक पर, तो मैं आपको फिर से दे दूंगी। ठीक है, तो ये बात थी आपकी कुछ इन चीजों के बारे में। ठीक है, जो आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह होती रहती है हमेशा। ठीक है, और DSSB के लिए मैं, DSSB PRT के लिए जो है मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, DSSB PRT के लिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा अलग होता है KVS से। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी अलग है और थोड़ा सिलेबस भी अलग है, तो हम DSSB PRT की अलग से बात करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल ये सीरीज जो है इंग्लिश हिंदी की दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसको जरूर कर लें। ठीक है, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF दे दी थी, आई होप कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। और आज मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है आपसे इसका स्कोर भी पूछूंगी कि आपके 20 में से कितने नंबर आपको मिले हैं। तो वहां पर आप पोल डाल दूंगी, आप उसमें अपना रिप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपसे बेहतर किया है या आप कितने लोगों से बेहतर हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी टेस्ट सीरीज को सोल्व करना। ओके, तो जिन्होंने सोल्व कर ली होगी उन्हें पता होगा अपना स्कोर, एक बार देख लेना कि क्या आपने गलतियां की हैं और क्या चीजें ठीक हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। ठीक है, देशज, देशज का मतलब क्या हुआ है, देश से जन्मा। ठीक है, जिसका जन्म जो है देश में हुआ है, तो हमारे देश में ही जिस शब्द का जन्म हुआ है वो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, खिड़की, आवारा, असर और कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी जो वर्ड है, तो कंपनी इंग्लिश का जो वर्ड होता है एज इट इज हम इसको लिख देते हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। आवारा और असर जो है या तो ये तुर्की के वर्ड है या फारसी के, स्पेसिफिकली आई डोंट नो अबाउट दीज वर्ड्स, लेकिन ये है हमारे नहीं, ये अरबी, तुर्की या फारसी में से, तुर्की भी नहीं होगा, अरबी या फारसी में से है। या तो आवारा, असर जो है ये शायद अरबी या फारसी के शब्द है। अगर किसी को पता है एग्जैक्टली कि आवारा अरबी है या फारसी है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट ये उन्हीं से है। ठीक है, इतना मैं कंफर्म हूं। उसके बाद बचता है खिड़की, तो खिड़की हमारा अपना खुद का शब्द है जो हमारे देश से ही जिसने जन्म लिया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ए, खिड़की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं समास के ऊपर। तो यथा समय में कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समास जो है यथा समय है। ये सारे जो है समास के प्रकार है, समास को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं, DSSB में आते हैं और KVS में भी आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिए हुए तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव या द्विगु। तो यथा समय जो है वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। जैसे कि यहाँ पर पूर्व क्या है, यथा जो है ये पूर्व पद है। ठीक है, तो ये एक अव्यय है। जो अव्यय होते कौन से, ये अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है,
ठीक है। तो इस यथा समय का पूरा मतलब क्या है, समय के अनुसार, ठीक है। यथा समय यानी कि समय के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा आंसर सी। और आप पूरा समास पढ़ने अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्लीज आप समास चैप्टर जरूर पढ़े। वो हम हिंदी की जब अलग से मैं सोच रही हूँ बाद में, पहले टेस्ट सीरीज थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको कितना आता है, फिर बाद में हिंदी की क्लासेस अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव। ये अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको पता चले कि हमारा क्वेश्चन ठीक था या गलत था, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगी आपको, तो आप वहां से देख लेना टेलीग्राम चैनल से। और एक और चीज बता दूं कि जितने भी शब्द मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती थी। जितने भी एसएससी, दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें भी हिंदी आती है, उनसे मिला जुला के जो है मैं आपकी क्वेश्चन पेपर जो है बना रही हूँ, टेस्ट सीरीज बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन ना कुछ रिपीट होते रहते हैं, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है कि आप एग्जाम्स के क्वेश्चन से उठाएं, ठीक है। तो हमें अगला क्वेश्चन बताना है कि तंद्रिल में प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। देखिए प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के एंड में एक होता है आपका उपसर्ग, ठीक है, एक होता है आपका उपसर्ग और एक होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग जो है आ से समझ लीजिए आगे लगेगा, ऊ मतलब आ बना लीजिए इसको आगे, मतलब शब्द में जो आगे का हिस्सा होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और पीछे का जो हिस्सा होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जब पीछे किसी मूल शब्द अलग होता है, लेकिन उसमें अगर आगे एक चीज ऐसा चीज उड़ जाए, जैसे कि कैसे बताऊं आपको मैं, जैसे यथा समय था तो समय उसमें मूल शब्द था, ठीक है, लेकिन यथा उसमें आगे एक शब्द जुड़ गया था तो उसको हम उपसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पीछे कुछ जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ओके। तो आपको बताना है कि तंद्रिल में जो है प्रत्यय क्या है, ओके। आई होप कि सोल्व तो कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन होगा इल, ओके। तंद्रिल में जो प्रत्यय होगा वो होगा इल, ओके। ल भी नहीं होगा, ल प्रत्यय नहीं होता है, दिल भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, और त भी नहीं होगा। तर तो यहाँ पे अगर होगा तो तब त होता तो वो तो स्टार्टिंग का ही वर्ड है ना, तो वो तो प्रत्यय हो ही नहीं सकता, तो ये आप वैसे काट सकते हैं। और ल भी नहीं होगा, दिल भी नहीं होगा, इल होगा। मोस्टली जो प्रत्यय होंगे वो स्वर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, मुझे आपकी नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी शब्द पढ़े हैं मोस्टली जो है स्वर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो मतलब इस तरह के होता है ना, इल, उन, इस टाइप के जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उन्नायक शब्द है, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद भी जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। उन जमा नायक, ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि देखिए इसमें न में ये नहीं लगा हुआ है, हलंत नहीं लगा हुआ है। हलंत जब लगता है ना किसी में नीचे ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये आधा न है, ठीक है, और ये लगना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आधा न है, ठीक है। तो देखिए उन जमा नायक, उत जमा नायक, जमा नायक या फिर उन जमा नायक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है आपके लिए, लेकिन आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत जमा नायक, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं उन जमा नायक से, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, ये भी नहीं है और जमा नायक भी नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा उत जमा नायक यानी कि उन नायक। मतलब ये संधि विच्छेद के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं गाइस, और ये आप जब पूरा नहीं पढ़ेंगे ना जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो संधि विच्छेद पूरा पढ़िए कि क्या रूल होता है, जब पीछे त आता है, त और न जुड़ता है तो क्या बनता है, म और न जुड़ता है तो क्या बनता है, तो इस तरह के रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, ये बताना है। दरिद्रता समझते हैं ना आप, गरीबी हो, जब अभाव हो किसी चीज का तो दरिद्रता हो जाती है। किस प्रकार की संज्ञा होती है ये, तो इसमें है व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, ठीक है। तो ये एक तरह का भाव है, आप इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी, ये आपकी होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं ना। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति स्पेशल का है, किसी चीज का नाम हो सकता है। पदार्थवाचक में जैसे कि आपका होता है ना सोना चांदी, ये सारे आपके पदार्थ हो जाते हैं। जातिवाचक में जैसे हो गया आपका स्कूल, हो गया एक जातिवाचक संज्ञा है। स्कूल कई तरह के स्कूल हो सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली एक जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम लेंगे तो वो एक तरह से आपका बिल्कुल पर्सनल नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम उस प्रॉपर एक स्कूल वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जानवर, ठीक है, जानवर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इसमें हम कैट, डॉग, इन सब की अलग से बात करेंगे तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, जानवर है या फिर पेड़ हैं, ये सारे आपके क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा, जो एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और भाव मैंने आपको समझा सकता है, जिसको आप छू कर देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं जिन चीजों को,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संरक्षण में उपसर्ग बताना है आपको, ठीक है। अभी इससे पहले हमने प्रत्यय का क्वेश्चन किया था, यानी कि उपसर्ग जो है मैंने कहा था आगे जो आएगा, आगे में आपको पहचाना है कौन सा उपसर्ग होगा। तो सन, देखो हम वैसे तो इसको संरक्षण पढ़ते हैं, संरक्षण, ठीक है, मतलब जितना मैं जानती हूँ, और आप लोग भी शायद, आपकी किसी किसी की बोली में अलग अलग तरह का एक्सेंट होता है, जैसे कि खड़ी बोली में कुछ और होता है, प्योर हिंदी में कुछ और होता है, ठीक है। तो जैसे कि यूपी में है, यूपी में तो अवधी भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, मतलब काफी बोलियां बोली जाती हैं, तो अपना एक एक्सेंट अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज सारी इक्वल होती है, कोई भी लैंग्वेज छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। तो अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो छोटा महसूस मत करिए, ठीक है। अगर आप अपनी बोली में भी बात कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बेसिकली बैकग्राउंड हरियाणा से है, सो तो मैं हरियाणवी बोलती हूँ, तो उस चीज का हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और यही हमें क्लासरूम में देखना है कि बच्चा अगर अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसको ह्यूमिलेट नहीं करना है कि नहीं आप बिल्कुल प्योर हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है ना गाइस, वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, ठीक है, हमें उसका प्रॉपर सम्मान करना है। चलिए ये थोड़ी ज्ञान की बात हो गई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं संरक्षण में कौन सा उपसर्ग आएगा। सन वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि सन आएगा, संरक्षण आवाज आ रही है, लेकिन नहीं, सन नहीं आता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सम आएगा, स भी नहीं आएगा और क्षण तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने प्रत्यय वाली बात कर दी, ठीक है। देखिए सम क्यों आएगा, जब भी म होता है ना, ये म के साथ जब हमारे उष्म व्यंजन जुड़ जाते हैं, जैसे कि य होगा, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, ठीक है, या फिर श हो गया, ये सारे उष्म व्यंजन जब इसके साथ जुड़ते हैं ना, तो वो न में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो यंग के बिंदु में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि देखिए संसार भी ऐसा ही है, ठीक है। सम जमा सार क्या बन जाता है आपका, संसार बन जाता है। फिर आता है संयोग में सम जमा योग क्या बन जाता है, संयोग। इसी तरह से सम जमा रक्षण क्या हो जाएगा, संरक्षण। ओके, तो ये थोड़े से रूल्स हैं, संधि के भी रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो क्योंकि जब पॉजिटिव साइंस मिलते हैं ना, देखो नेगेटिव भी मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ, अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या कमी वगैरह रह गई हो, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स इन द सेंस मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी को भी कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, अपने दोस्तों को कर रहे हैं, किसी को भी, तो आप क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम करती हूँ मैं, लेकिन बस ये है कि आप कमेंट में थोड़ी शालीनता रखें बस। ओके, तो बस वही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीष का विलोम शब्द बताना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, निरामीष, तामीष, निमिष। तो आप लोगों ने आई होप कि इसका आंसर सही लगाया होगा, ठीक है। ये तो रटने पड़ेंगे आपको विलोम शब्द जो हैं, कुछ में तो ट्रिक्स ही बन जाती है, लेकिन कुछ में ट्रिक्स ही नहीं बनती है। मतलब मैं भी जब रिवाइज करती थी तो कुछ में तो समझ में आ जाता था, हाँ ये आगे ये वर्ड है तो इसका इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी रट्टे मारने ही पड़ेंगे थोड़े से, मतलब 4 से 5 बार आपको विलोम शब्द सारे जो है रिवाइज करने पड़ेंगे, तब आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल बाय हार्ट। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, निरामीष, ठीक है। आमीष और निरामीष आपस में क्या है, विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची नहीं है। तो गेह शब्द का हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पर्यायवाची उसका नहीं है, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो निकेतन, निलय, आगार और नलिन, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको आई थिंक ये पता होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिल्कुल, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आगार हो गया, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपका, निकेतन तो आपको समझ में आ रहा होगा, गेह घर को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नलिन, ठीक है। नलिन इसका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि निकेतन, निलय और आगार जो है ये गेह के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। घर हो गया, गेह को बेसिकली ग्रह बोलते हैं, ग्रह हो गया हमारा घर हो गया, ठीक है, उसको हम गेह बोलते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शंस पढ़ना ध्यान से, जब भी ये शुद्ध वाक्य छांटने आते हैं तो इसमें कुछ सुपरफ्लुअस सेंटेंस भी होते हैं जिनका प्रयोग ज्यादा किया होता है, मतलब 2 शब्द एक साथ नहीं आते हैं कई बार, ठीक है, उनका प्रयोग हो जाता है, या फिर संज्ञा सर्वनाम या मतलब कुछ भी क्रिया वगैरह का जो शब्द है वो सब हम गलत कर देते हैं, कारक वगैरह गलत लगे होते हैं, तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए। तो पहला है, यह नहीं वांछनीय है। तो ये तो आपको सुनने में लग रहा होगा बिल्कुल गलत है, ये नहीं जो है ये बाद में आना चाहिए, यह वांछनीय नहीं है, ठीक है, ये आना चाहिए, इसमें नहीं पहले यूज नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। उसकी समझ में कुछ न आया, ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या है, सेंटेंस में गुप्त और रहस्य जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। भाई रहस्य क्या होता है, जिसको कोई नहीं जानता, जो गुप्त है
तो यहाँ पे गुप्त का एक्स्ट्रा यूज किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ये आना था कि आपका रहस्य कौन जान सकता है, तो ये गुप्त यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, ये नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए आपका धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सहित तो भूल ही जाओ, पत्र को यहाँ लगाना है। आपका धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, ये नहीं होता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि इनमें करेक्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उसकी समझ में कुछ न आया। ठीक है, या फिर कुछ नहीं आया या न आया भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी गहराई का पता न लग सके, मतलब ऐसी चीज जिसकी गहराई के बारे में आप जानते ही ना हो। ठीक है, समुद्र की गहराई तो जानते हैं, खैर हम किसी के दिल की गहराई हम नहीं जान सकते कि कोई दिल में क्या सोच रहा है हमारे लिए, कितना अच्छा सोचता है, कितना बुरा सोचता है, हम बेसिकली नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो दिल की बातें तो दिल में ही रहती हैं। ठीक है, तो हम दिल की गहराई का पता नहीं लगा सकते। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जिसकी गहराई का पता ना लग सके के लिए एक शब्द बताना है हमें। ठीक है, गाध, गहवर, पाताल और अगाध, तो ये बहुत ही इजी है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अगाध, जिसकी मतलब गहराई का पता ना लगाया जा सके। ओके, तो ये अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द जो है ये भी आपके पेपर में आते ही हैं। देखिए हिंदी ग्रामर ना सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, सब कर सकते हैं उसको। वही है कि अगर आपका 20 मार्क्स का आ रहा है तो 20 मार्क्स में से मैं कहती हूँ 18 तो आप मानकर चलिए कि आप आराम से स्कोर कर सकते हैं हिंदी में। वही एक दो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन केवीएस में पता है क्या प्रॉब्लम होती है? केवीएस में ये होता है कि आपके जो कंपटीशन है वो हर देश के हर हिस्से से लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, साउथ से भी बैठ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी बैठ रहे हैं। तो जो नॉर्थ वाले हैं, जैसे हम दिल्ली, हरियाणा या फिर यूपी वाले हो गए, ठीक है, ये राजस्थान वाले तक, इनको भी हिंदी अच्छे से आती है। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ वाले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी में। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां भी प्रॉब्लम है हिंदी में। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ वालों को थोड़ी एडवांटेज होती है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं साउथ वाले बच्चों को फिर यही कहूंगी कि थोड़े से कमांड बनाएं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेरिट डिसाइड हो सकती है, आप सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे अगर आप एक सेक्शन भी पूरा छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए हिंदी को थोड़ा और इम्प्रूव करिए जिसकी हिंदी इम्प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, टेस्ट सीरीज करिए, सोल्व करिए टेस्ट सीरीज को, अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, हमें ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो है कौन कौन से शब्द? संकट, संकेत, संकलन और संपदा। वैसे तो क्लियरली नजर आ रहा है संपदा इसमें होगा। ठीक है, ऐसे मेरा मेरी ट्रिक क्या होती है कि मेरा और मेरी लगाकर देख लो। ठीक है, आपने अगर हिंदी पढ़ी है, आप हिंदी के जानकार हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा संकट, ठीक है, यानी कि मुझ पर संकट आया है, या फिर पीछे का भी देख सकते हो, आया, आई, इस तरह से, मतलब वाक्य बनाकर देख लो। मुझ पर संकट आ गया है। ठीक है, संकट आ गया, क्या हम कभी ये बोलते हैं मुझ पर संकट आई है? ये नहीं बोलते ना, वो गलत हिंदी है, तो ये भी नहीं हो सकता। संकेत, उसने मुझे इस चीज का संकेत दिया। ठीक है, संकेत दिया, दी नहीं, संकेत दी नहीं। ठीक है, दिया है तो ये भी पुल्लिंग का आपको आभास हो रहा होगा। फिर संकलन का भी आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब संपदा है, यह मेरी संपदा है, यह मेरा संपदा है, हम कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, संपदा मतलब आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, फीमेल वर्जन है एक तरह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए हमारे कुछ शब्द होते हैं, एक तो होते हैं तद्भव शब्द होते हैं और एक हमारे होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो मतलब संस्कृत से डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो सीधे सीधे जैसे वो संस्कृत में लैंग्वेज में थे वैसे ही वो हमारे पास आ गए हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन तद्भव में क्या होता है कि ये संस्कृत से तो आए हैं, लेकिन इनका कुछ रूप जो है हम बिगाड़ कर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में तो आ गए ये संस्कृत से, लेकिन हम थोड़ा अपने ही लेवल पे उसको यूज करते हैं, मतलब हमने बदलाव करके उसको यूज किया है, तो इनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से ज्ञान, ज्ञान आपको बिल्कुल संस्कृत जैसा शब्द लग रहा होगा। ठीक है, यंत्र, यंत्र कहते थे ना, यंत्र, पहले यंत्र का प्रयोग होता था। फिर जीव और जंघा। ठीक है, जंघा भी आप अगर आपने महाभारत थोड़ी सी भी देखी है तो आपने देखा होगा कि जंघा शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, जांग के लिए। तो ज्ञान, यंत्र और जंघा सारे ही ये तत्सम शब्द हैं आपके। लेकिन जो जीव है, जीव को हम संस्कृत में अगर प्योर संस्कृत में बोले तो जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा बोलते हैं। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन यही है, थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है क्योंकि हम भी प्योर हिंदी के वो नहीं है, मतलब महारथी नहीं हूं मैं भी हिंदी की, लेकिन जीव का होता है जिह्वा अगर उसमें बोले संस्कृत में। ठीक है, तो ये आपका शब्द जो है वो तद्भव है, जो थोड़े से बिगड़े हुए रूप में यूज हो रहा है। संस्कृत एज इट इज नहीं आ रहा संस्कृत से। ठीक है, मतलब संस्कृत से तो आया है लेकिन उसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया है अपने कंफर्ट के लिए या जो भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
लंबा किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत आसान है, विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, लंबा, गोरा, छोटा, मोटा, पतला, 10, 12, ठीक है, ये सब विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि टाइप कौन सी है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर संख्यावाचक है। तो हमें ये बताना है, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। लंबा जो होता है वो गुण होता है। ठीक है, कोई किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो लंबाई जो है वो एक तरह का गुणवाचक संज्ञा है। परिमाणवाचक नहीं हो सकता क्योंकि कुछ भार या तोल वोल तो हम रहे नहीं है। ठीक है, सार्वनामिक भी नहीं हो सकता, संख्यावाचक भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर आएगा गुणवाचक। ठीक है, सुंदर, अच्छा, बुरा या फिर लंबा, पतला, छोटा, मोटा, ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए शब्द के जो है ना कई तरीके से भेद होते हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो हमें अभी फिलहाल यहाँ पर ये बताना है कि रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर उनके कितने शब्द होते हैं, कितने भेद होते हैं शब्दों के। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 भेद, ये भी पता होना चाहिए आपको। रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, रूढ़ के बाद आपके होते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं और उसके बाद आपका होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़। तो ये आपके रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। ठीक है, और मैं वही कहूंगी कि थोड़ी सी नॉलेज अपनी रिवीजन से अच्छी बनाइए। जितना रिवाइज करेंगे हिंदी इंग्लिश को उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग होगी। ठीक है, अभी मैं बताना है हिंदी का विकास का सही क्रम बताना है। हिंदी भाषा का विकास जो है एक मतलब ऑब्वियसली हिंदी भी किसी, जैसे आपको पता है ना, मोस्टली संस्कृत से आई है, तो हमें इसका विकास का सही क्रम बताना है कि कैसे आई है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन तो ये है, आप सबको पता है कि संस्कृत बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब हमें इसका सही करेक्ट ऑप्शन बताना है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आपको, इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन। ठीक है, सी करेक्ट है। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद एक और लैंग्वेज आई है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट लैंग्वेज, मतलब अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये आप लगा लीजिए कि इन चारों में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद ही हिंदी आई है। उस हिंदी से पहले एक और भाषा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही अभी। ठीक है, नेक्स्ट बार भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये है इसका सही सीक्वेंस। पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश उसके बाद आई। नेक्स्ट है सही वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग पूछी जाती है ना, हिंदी में भी स्पेलिंग्स पूछी जाती है, तो वो पूछी गई आपसे। तो सही शब्द बताना है आपको। आशीर्वाद, 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 जो भी है आप पढ़ लीजिए। मेन शब्द तो आपको पता है आशीर्वाद ही है। तो आई होप कि सबको आता होगा। बहुत एग्जाम्स में मैं कहूंगी कि मैंने इतने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि मतलब तो रट चुका होगा बच्चों को। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आशीर्वाद। ठीक है, ये जो ऊपर र लगता है ना, ये अपने से पहला जो शब्द आता है, अक्षर आता है, उसके बाद प्रोनाउंस होता है। ठीक है, एक तो आपको पता है कि ये आता है क्र, ये इसके साथ ही आ गया प्र। ठीक है, ये वाला रह नहीं है। फिर आया ये कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आर्शीवाद हो गया क्योंकि ये र जो है पहले पढ़ा जाएगा, आर्शीवाद बन गया, ये आशीर्वाद बन गया। आशीर, इसमें र जो है ये 2 बार ऐसा आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं तो गलती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आशीर्वाद। ठीक है, तो हमारे 16 क्वेश्चंस निपटा चुके हैं हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? जो ये एक वाक्य दिया गया है आपको, ठीक है, हमें ये बताना है कि बस ये किस तरह का वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार ही है एक तरह से, राम के आने पर मोहन जाएगा। ठीक है भाई, राम आएगा उसके बाद मोहन जाएगा। ठीक है, तो ये है इस सेंटेंस का मतलब। तो आपको बस ये बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वैसे आसान ही है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रश्न वाक्य है या सरल वाक्य है? तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सरल वाक्य है। मोहन के आने के बाद राम जाएगा, मोहन के आने पर राम जाएगा। अगर ये होता ना कि जब मोहन आएगा जब राम आएगा तब मोहन जाएगा, तो इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा चेंज, वाक्य का टाइप जो है चेंज हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट हो जाता किसी ना किसी पर। ठीक है, प्रश्न वाक्यचक तो है ही नहीं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य भी होते हैं। ठीक है, एक तो सरल वाक्य होते हैं सबसे सिंपल वाले। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल वाक्य है, राम के आने पर मोहन जाएगा। ठीक है, और ये तीनों वाक्य की टाइप भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया भेद पहचानना है आपको। ठीक है, कौन सा क्रिया भेद है इस वाक्य में? जो आपको बोल्ड में दिख रहा है ना, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो ये पहचानना है।
तो आपके पास ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्विकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें दो कर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे कहेंगे ना कि मम्मी ने राहुल को जूस दिया, या फिर ये कह सकते हैं, सॉरी ये नहीं, हाँ, अध्यापक ने छात्रा को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। तो आप कर यहाँ पर देख लीजिए, दो वो हो जाएंगे, छात्र हो गया और हिंदी हो गया, दो कर्म हो गए आपके, ठीक है। तो ये हो गया द्विकर्मक। तो यहाँ पर तो कर्म दो है ही नहीं, ठीक है, कर्ता तो एक ही है, लेकिन कर्म यहाँ पर दो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया का मैं एग्जांपल दूं, जहां पर कर्ता जो है खुद काम नहीं करता पर करवाता है, जैसे जितवाना हो गया, करवाना हो गया, लिखवाना होगा, ठीक है, हो गया, या फिर ठीक है, चलवाना हो गया, चल से चलवाना हो गया। तो ये सारे प्रेरणात्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है कि दो या दो से अधिक क्रियाओं का जो योग होता है उससे जो पूर्ण क्रिया बनती है ना, उसको हम संयुक्त क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे राम खाना खा चुका, ठीक है, तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब हम आते हैं इस पर पूर्वकालिक क्रिया पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा पूर्वकालिक क्रिया। मतलब इसमें पूर्वकालिक क्रिया में होता क्या है कि इनके पहले कोई अन्य क्रिया आ जाती है। जब क्रिया के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक। जैसे कि सोने से पहले जो है उसने खाना खाया है, ठीक है, तो वह खाना खाकर सो गया, ठीक है, वह पाठ पढ़कर सो गया। इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? पूर्वकालिक क्रिया के। मतलब एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आ जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। सो चलिए हम लास्ट अपनी स्लाइड पर देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 19th एंड 20। तो ओहो, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इट्स निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 3 तेरह करना मुहावरा है, 3 तेरह करना, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश में हम इनको इडियम्स बोलते हैं, ठीक है। लोकोक्ति, एक तो मुहावरे होते हैं, एक होती है लोकोक्ति जो बेसिकली कहावतें होती हैं, किसी भी फोक कहावतें होती है ना, जो लोक कहावतें होती हैं, तो वो होती हैं। मुहावरे भी ऐसे होते हैं कुछ सिंपल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। लेकिन इनका अर्थ जो है, जो एग्जैक्ट कह रहे हैं ना, उस जैसा अर्थ नहीं होता, कुछ और ही मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है 3 तेरह करना क्या होता है? टाल मटोल करना, अपमान करना, बिखर जाना, रोब जमाना। तो इसका जो है सही आंसर होगा बिखर जाना, मतलब एकदम से बिखर जाना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3 तेरह करना, ठीक है। यानी कि 3 से 13, मतलब मेरा लॉजिक ये है कि 3 से 13 बना दिया, ऐसे याद कर लो। मतलब 3 थे, टुकड़ों में बांट दिया और 13 कर दिया, ठीक है, यानी कि बिखरा दिया उनको, ठीक है। सपोज आपके पास इतने ही आपके पास 3 लड्डू थे, लड्डुओं को बिखरा कर उनमें से 13 लड्डू बना दिए, ठीक है, सपोज ऐसे। तो यानी कि बिखर जाना, किसी चीज को एक तरह से सेपरेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है दवाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस कुछ मिलते जुलते से हैं, ठीक है। तो ये तो भूल ही जाइए क्योंकि चंद्र बिंदु तो लगेगा दवाइयां में, ठीक है। दवाई का दवाई नहीं हो सकता है, दवाइयां शब्द आपने सुना होगा। अब इसमें फंसते हैं बहुत लोग, ठीक है। देखिए मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये शब्द जो है मुझसे केवीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि इसमें जो है अशुद्ध बताओ कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब दवाइयां उन्होंने लिखवाया था, पहले भी किसी से लिखवा लिया था, 3-4 लोगों ने लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या है। उस टाइम पर मुझे भी नहीं आता था, सच बताऊं तो, ठीक है। वो तो आप तैयारी कर करके इतना सीखे हैं। तो दवाई देखिए, जब भी बड़ी ई की मात्रा से कोई शब्द एंड होता है, जैसे कि दवाई है, बड़ी ई की मात्रा से हो रहा है ना, तो इसका जब बहुवचन बताएंगे तो बड़ी जो ई होगी वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दवाइयाँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे बीमारी है, ठीक है, इसमें बड़ी ई है, लेकिन जब हम बीमारियां लिखते हैं तो इसमें छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मिठाई है, मिठाई है, तो जब मिठाइयाँ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओके। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। वो थोड़ी राइटिंग बहुत गंदी है ना। मिठाइयाँ, एक तो इसमें ना मुझसे लिखा नहीं जाता, तो मिठाइयाँ ऐसे लिखा जाएगा, ओके। तो दवाई, दवाइयाँ का क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी टेस्ट सीरीज जो मैंने सॉल्व कर दी है। हिंदी की पहली टेस्ट सीरीज थी, और टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है। और आप जब लोग मेहनत नहीं करते हैं या फिर रिस्पॉन्स अच्छे नहीं देते हैं ना गाइज, तो फिर सच में ना थोड़ा सा ये लगता है कि फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज रिस्पॉन्स अच्छे दीजिए। टेलीग्राम पर भी क्विज जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा, बिल्कुल, मतलब मैं कहूँगी कि 10 मिनट का टाइम लगता है क्विज करने में। मेरे को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि 15-20 मिनट लग जाते हैं क्विज बनाने में, ठीक है। लेकिन आप लोग तो उसको कर रहे हैं ना, जस्ट पढ़ा और टिक किया, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है, तो आपकी नॉलेज तो ज्यादा इंक्रीज होगी ना। तो प्लीज आप क्विज भी करिए टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज जो मिल रही है इसको भी सोल्व जरूर कीजिए, ठीक है। सोल्व कीजिए और आंसर की से मैच करके अपना स्कोर मुझे जरूर बताएं टेलीग्राम पर। मैं वहां पर एक पोल डाल दूंगी, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।